नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम लोग करने वाले हैं लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की सीरीज में चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इससे पहले के जो भी एक्ट और प्रोविजंस थे, जो भी जितने भी कानून वगैरह आए, वो सब का लिंक जो प्लेलिस्ट में है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और हमारा जो सीखने का तरीका है वो वैसा ही रहेगा जैसे हम बाकी एक्ट्स को पढ़ते आए हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी। इसके बाद हम इस एक्ट के प्रोविजंस वगैरह देखेंगे कि क्या क्या नियम कानून इस एक्ट द्वारा लाए गए। और लास्ट में हम देखेंगे कि ये एक्ट कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से ये एक्ट जो है वो आगे आने वाले नियम कानूनों के लिए फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करेगा। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आज के लेक्चर में आज हम सीखने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड से। ठीक है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 was passed by British Parliament to renew the charter of East India Company and to reorganize its administration in India। आप सबको पता है कि हर 20 साल में कंपनी का जो चार्टर था वो रिवाइज किया जाता था, है ना, नया बनाया फिर से बनाया जाता था। तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी एक्टिविटीज को ध्यान में देखते हुए उन्होंने 20-20 साल का टाइम पीरियड रखा हुआ था कि 20 साल बाद, हर 20 साल बाद आपका चार्टर रिन्यू किया जाएगा आपके काम को देखते हुए। पिछला वाला आया था 1813 में, याद है आपको, 1813 वाला चार्टर एक्ट। और उसके बाद 20 साल बाद अब ये वाला चार्टर एक्ट आएगा 1833 वाला। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से जो इनमें प्रोविजंस किए गए, है ना। और इसी से हमको अंदाजा लगेगा कि ये कितना जरूरी एक्ट था। तो क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहला तो एंड ऑफ कंपनीज ट्रेड रोल, है ना। ध्यान से सुनिएगा। जो भी पुराने एक्ट्स थे जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1830, दे हैव ऑलरेडी रिड्यूस द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली। आपने पढ़ा था पिछले वाले एक्ट में कि कंपनी की चाइना और चाय के जो व्यापार है उसको छोड़ के बाकी मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। लेकिन 1833 में जब ये पहुंचे तो चार्टर एक्ट में अब ये पूरा कह दिया गया कि भाई आप अपनी सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज को अब बंद करेंगे एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब वो पूरी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारे विचार अब घूमने लगे, है ना। 1833 तक ये बोला गया कि अब जितनी भी जो ये चाय और जो चाइना वाला व्यापार बचा हुआ था, ये बोला गया कि अब कंपनी को ये भी बंद कर देना चाहिए और पूरे तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के इंडिया में उनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना चाहिए। दूसरा जो चीज है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसका कारण है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से फ्री ट्रेड की डिमांड बढ़ी क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा था, है ना, सामान बढ़ रहा था तो उसके बेचने के लिए मार्केट चाहिए। और इंडिया से बढ़िया मार्केट कहाँ मिलेगा। तो ब्रिटिश मर्चेंट्स ये चाहते थे कि उनको इंडियन मार्केट का एक्सेस मिले। ठीक है। तो एक रीजन ये भी है। आगे चलते हुए देखें तो तीसरा रीजन है इस एक्ट को लाने का, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, ये जो प्रेसिडेंसीज हैं इनके जो लॉज थे ना वो अलग अलग थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है। ब्रिटेन ये चाहता था कि ये सारा लॉ जो है वो यूनिफॉर्म गवर्नेंस के थ्रू चले, है ना। मतलब ये लॉ में जो कंफ्यूजन हो रहा है, जो अलग अलग लॉज बना के बैठे हैं सब, ये लॉज एक जैसे हों, मतलब एक ही तरह के हों, अलग अलग ना हो, जिसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं हो अलग अलग प्रेसिडेंसीज में। एक और रीजन जो आया वो है लिबरल आइडियाज का। बहुत सारे थिंकर्स जैसे कि जेरेमी बेंथम, है ना, याद रखिएगा नाम। तो जेरेमी बेंथम जैसे कई सारे जो थिंकर्स थे, इन्होंने लॉ रिफॉर्म्स और इक्वालिटी को प्रमोट किया, है ना। तो ये लिबरल आइडियाज जो थे इनको प्रमोट करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो मॉडर्न लीगल सिस्टम आपको अभी दिखता है उसका जो डिमांड है वो इंक्रीज हुआ उस समय।
ठीक है। अब आते हैं इस फीचर्स पे कि इन जो कारण थे जिनकी वजह से ये एक्ट लाया गया, अब इन कारणों को देखते हुए क्या क्या प्रोविजंस लाए गए। तो अगर सबसे पहले प्रोविजंस की बात करें तो पहला प्रोविजन ये था कि कंपनी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जैसे दिस एक्ट इंडेड द कंपनीज कॉमर्शियल आइडेंटिटी कंप्लीटली, जितनी भी कॉमर्शियल आइडेंटिटी थी वो पूरे तरीके से हटा दी गई। ठीक है। इट वॉज नो लॉन्गर अलाउड टू, पहला ट्रेड करने के लिए, दूसरा मेंटेन करने के लिए कॉमर्शियल मोनोपोलीज। ठीक है। जो कमर्शियल मोनोपोली थी कि आप एक ही आदमी एक ही कंपनी जो है वो व्यापार करेगी, तो वो अब इनका पूरे तरीके से हटा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बॉडी बना दिया गया, जिसको देखते हुए अब ये केवल और केवल ब्रिटिश क्राउन के एजेंट की तरह यहाँ पे काम कर रही थी। है ना। पहला समझ में आया फीचर कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉमर्शियल आइडेंटिटी थी उसको चेंज करके इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बॉडी बना दिया गया, जो कि ब्रिटिश क्राउन के एजेंट की तरह इंडिया में काम करेगी। समझ आया। दूसरा जो है वो ये है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दी गई। पहले आपने पढ़ा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। गवर्नर जो बंगाल का था उसको हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। पर 1833 के एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बदल दी गई और उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन से एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। याद रखिएगा। पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इनके पास क्या अथॉरिटी थी? इनके पास फुल अथॉरिटी थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, मिलिट्री मैटर्स जितने भी थे उनकी अथॉरिटी, और जितनी भी रिवेन्यू पॉलिसीज बनाई जाएंगी उन सब की पूरी अथॉरिटी जो है वो सारा कुछ किसके पास आ गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आ गया था। दिस एलिमिनेटेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड इंश्योर्ड यूनिफॉर्म डिसीजन मेकिंग। है ना। रीजनल ऑटोनॉमी जो बंगाल, है ना, मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी इनकी ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई और पूरे तरीके से एक यूनिफॉर्म डिसीजन मेकिंग आ गई। इसके बाद जो आया वो था एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। ध्यान से सुनिएगा। अब जितनी भी लॉ मेकिंग पावर्स हैं वो सारी की सारी आ गई गवर्नर जनरल के काउंसिल में। ठीक है। यानी कि जो भी प्रेसिडेंसीज थी जैसे बॉम्बे और मद्रास, इनके पास अब कोई अधिकार नहीं था कि ये अलग से कोई लॉ बना पाए इंडिपेंडेंटली। है ना। यानी कि अब ये केवल और केवल एक सबऑर्डिनेट यूनिट बन गई थी, है ना, जो इनके नीचे काम करेंगी। समझ आया। इससे क्या हुआ कि पहले जो सिस्टम फेडरल हुआ करता था, फेडरल मतलब जो पावर्स का बंटवारा हुआ करता था, अब वो पूरा बंटवारा हट गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम, एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस शुरू हो गया। ठीक है। यानी कि अब कंप्लीट अथॉरिटी किसके पास है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास है बच्चों। समझ आया क्या? इतना समझ में आया क्या? बोलो अच्छे से समझ में आया तो। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। मुझे कमेंट बॉक्स में पहले ये बताना कि कौन से एक्ट की वजह से गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। ठीक है। पहला सवाल यही है तुम्हारे लिए, है ना। चलो, अगला जो काम किया गया चौथा, वो ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका एक मेंबर बढ़ा दिया गया, एक चौथा मेंबर ऐड किया गया जिसको लॉ मेंबर कहते थे, है ना। और लॉर्ड मकॉले ये पहले लॉ मेंबर बने थे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि सेपरेटेड, इसकी वजह से सेपरेटेड लेजिस्लेटिव फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू सम एक्सटेंट, मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शंस को एग्जीक्यूटिव फंक्शन से अलग करने के लिए थोड़ा सा, कुछ कुछ हद तक। और दूसरा, जो लॉ मेकिंग है उसको और भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल बनाया जाए।
है ना, उसके लिए एक लॉ मेंबर ऐड किया गया। और लॉ मेंबर कौन थे पहले, याद रखिएगा, लॉर्ड मकॉले इज द फर्स्ट लॉ मेंबर, है ना। आगे चलें, फिफ्थ में अगर बात करें इसका फिफ्थ पॉइंट की, तो पहला फर्स्ट लॉ कमीशन भी बनाया गया और फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन जो बने वो थे लॉर्ड मकॉले। इसका फंक्शन क्या था, फंक्शन ये था कि जो इंडियन लॉज हैं, है ना, उनके अंदर से इनकंसिस्टेंसी जो है उसको हटाना। दूसरा, जो भी लॉज हैं उनको कोडिफाई करना, मतलब एक सही तरीके से उसको डिजाइन करना। अब जब ये सब कुछ हुआ तो उसकी वजह से दो चीजें हुई, है ना। जो भी मेजर लॉज अभी आप देख रहे थे, अभी तो खैर बीएनएस वगैरह आ गया, पर आईपीसी जो भी आप सुनते थे या सीपीसीआरपीसी वगैरह जो सुनते थे आप, ये सारी चीजें जो थी, ये बाद वाले जो इंपॉर्टेंट लॉज आए, जो क्रिमिनल लॉज आए, सिविल लॉज आए, ये सब इन्हीं चीजों का नतीजा था कि जो लॉ कमीशन वगैरह बन रहे थे। अगली जो चीज आती है दैट इज कोडिफिकेशन एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। इस एक्ट से पहले होता यह था कि जितने भी कानून थे वो जगह के हिसाब से, धर्म के हिसाब से और जो कस्टम्स हैं उनके हिसाब से अलग अलग दिखाई देते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद हुआ ये कि कई सारे ऐसे प्रयास किए गए जिससे ये कोशिश की गई कि पूरे इंडिया में एक ही तरह का यूनिफॉर्म लॉ लागू कर दिया जाए, ठीक है, जिसकी वजह से लीगल कंफ्यूजन खत्म हुआ और जुडिशियल आर्बिट्रेरियसनेस जो है वो खत्म हुई कि मनमाने ढंग से कोई भी डिसीजन सुना दो, है ना, मतलब कोई बेसिस नहीं है, बिना कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, मतलब बिना मतलब के कहीं भी कोई भी डिसीजन सुना दे रहे हो। इसकी वजह से जो जुडिशियल के एक ही, आप ऐसा सोचिए कि एक ही क्राइम के लिए दो अलग अलग सजाएं सुना दी गई दो अलग अलग जगहों पर। तो ये जो इसको बोलते हैं हम जुडिशियल आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। इसकी वजह से हुआ ये कि जब कोई बेसिस नहीं होता है ना तो लॉ में फ्लॉ दिखता है, ठीक है, तो वो लॉ नहीं रह जाता, वो फ्लॉ बन जाता है, ठीक है। तो इसी फ्लॉ को खत्म करने के लिए कोडिफिकेशन करना शुरू किया गया। सातवां जो है वो एक चीज और की गई कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वालिटी के लिए इस एक्ट ने डिक्लेयर किया कि नो इंडियन शैल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ। ये बोला गया कि किसी भी भारतीय को रिलीजन यानी धर्म, जाति, डिसेंट वंश और प्लेस ऑफ बर्थ यानी उसकी पैदा होने की जगह के, है ना, को नजर रखते हुए डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा किसी भी ऑफिस से। पर रियलिटी, है ना, रियलिटी ही तो दिक्कत ही है। रियलिटी जो है वो है कि ये सारी चीजें लगभग ज्यादातर थियोरेटिकल हैं, बिकॉज ब्रिटिश ऑफिशियल्स कंटिन्यू टू डोमिनेट हायर पोस्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी थे वो अभी भी इंग्लैंड में हो रहे थे। स्टिल इट वाज अ लैंडमार्क डिक्लेरेशन ऑफ इक्वालिटी। भले ही ये शुरुआत हो, भले ही इतना कामयाब न रहा हो, पर धीरे धीरे अब शुरुआत हो गई थी कि इंडियंस को भी थोड़ी थोड़ी जगह मिलने लगी थी। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड अ मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज सिस्टम इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन याद रखिएगा, इट डिड नॉट इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम इमीडिएटली, है ना, मतलब तुरंत ही एग्जाम नहीं कर शुरू करवा दिए गए, है ना। ये जो ओपन कंपटीशन एग्जाम है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो अगला चार्टर आएगा 20 साल बाद, उसमें ये शुरू किया जाएगा ओपन कंपटीशन एग्जाम जो सिविल सर्विसेज का होगा, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि इंडिया का पहला जो सिविल सर्विसेज जो एस्पिरेंट था जिसने क्लियर किया था वो कौन था, ठीक है, इस टाइम में, ब्रिटिश टाइम में, ठीक है, बताइएगा जरूर। एट्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग ऑफ इंडिया फॉर यूरोपियंस, है ना। इसका मतलब यूरोपियंस को अब ये बोल दिया गया कि भाई अब आप इंडिया में आ सकते हैं, रह सकते हैं, जमीन ले सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं फ्रीली। जिसकी वजह से हुआ ये कि प्लांटेशन का और भी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ और ब्रिटिश का एक्सप्लॉइटेशन जो भारत के लोगों का ये कर रहे थे वो और भी बढ़ा, ठीक है, क्योंकि और भी ज्यादा ब्रिटिशर्स आ गए। हाँ, ब्रिटिश आएंगे लूटेंगे नहीं तो क्या करेंगे। फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ये भी हुआ। अब जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल है दो चीजों के लिए, पहला मैनेजिंग इंडियन रेवेन्यूज और दूसरा फंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन। द एक्ट emphasized efficient governance and financial accountability।
ये नोट्स आपको प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके लिए। सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, चलिए सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं। उम्मीद है आपको फीचर्स आपको समझ में आएंगे, बैकग्राउंड समझ में आएगा, बैकग्राउंड से फीचर्स समझ में आएंगे। अब आते हैं हम आगे आ जाते हैं और सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। पहला तो एक सेंट्रलाइज्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आया, है ना। फर्स्ट टाइम इंडिया को एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मिला। इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट होगा जो रीजनल डिफरेंसेस थे, अलग अलग कानून बना के बैठे थे, वो अब नहीं बनाएंगे, है ना। ब्रिटिश कंट्रोल और बड़ा होगा, है ना, बढ़ेगा। और मॉडर्न जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका बेसिस तैयार हो गया था कि जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसका अब थोड़ा थोड़ा वैल्यू घटने लगा था और सेंट्रल जो पावर जो है एक महत्वपूर्ण अथॉरिटी के हाथ में रहना चाहिए। ये जो सोचने का तरीका था बदल गया था। अगला जो है मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, है ना। द एक्ट लेट द ग्राउंड वर्क फॉर द स्ट्रक्चरल सिविल सर्विसेज, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट, है ना। लेटर इसी चीज को डेवलपमेंट हुआ इंडियन सिविल सर्विसेज में, और अभी आज जो आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। ठीक है, इसके बाद जो मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम है ना, जैसे लॉ कमीशन, कोडिफाइड लॉज, यूनिफॉर्म लीगल प्रिंसिपल्स, इन सब का जो लॉ आया, नए तरीके से बनाने का जो तरीका आया, वो अभी भी आज के जो मॉडर्न लॉज हैं, जो भी बहुत सारे लॉज हैं, वो इसी फाउंडेशन पे काम करते हैं, है ना। जैसे आईपीसी अभी तक चल ही रहा था, उसको बाद में अभी चेंज किया गया, तो अभी तक तो चल ही रहा था, कब से चल रहा है ये, है ना। इसके बाद ट्रेड टू गवर्नेंस, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब एक पॉलिटिकल रूलर की तरह देखा जाने लगा। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? मार्क द एंड ऑफ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म फेज, बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंपीरियलिज्म। ठीक है, समझ आया? तो अब इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का फेज खत्म हो जाता है और एक डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंपीरियलिज्म का फेज शुरू हो जाता है। पांचवा अगर बात करूं तो इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरल आइडियाज, जैसा मैंने शुरू में बताया था, है ना। जेरेमी बेंथम जैसे जो कुछ थिंकर्स थे, इन्होंने इक्वालिटी, मेरिट, रूल ऑफ लॉ, ये सब जैसे लिबरल आइडियाज को प्रमोट किया, है ना। खैर, ये आइडियाज जो है वो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, बट ये आइडियाज आगे जाके बेसिस बनेंगे, है ना, अलग अलग नियम और कानून के। ठीक है, इसके अलावा जो ये आइडियाज है ना, इनसे जो इंडियंस हैं वो हमेशा बाहर रह गए। ये आइडियाज केवल जो मेरिट है, क्वालिटी है, ये सब केवल और केवल दिखता था ब्रिटिशर्स के लिए, इंडियंस के लिए नहीं, क्योंकि हम तो गुलाम थे ना। सिक्स्थ अगर मैं बात करूं तो इससे ब्रिटिश का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ा, क्योंकि फ्री एंट्री मिल गई यूरोपियंस को इंडिया में आने की, जिसकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो इंडिया से होने लगा। इंडिया जो है अब एक रॉ मटेरियल का सप्लायर और ब्रिटिश मार्केट के लिए, मतलब ब्रिटिश जो गुड्स है उनके लिए एक मार्केट की तरह बस देखा जाने लगा। इससे ज्यादा अब इसको अहमियत नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जैसे जो एक्ट है, दैट इज द मेजर स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जिसकी वजह से आगे के आने वाले एक्ट इन्फ्लुएंस होंगे। फाउंडेशन स्टोन रखा इसने, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इन सब के लिए बेस बना है ये एक्ट। इसके बाद अगर मैं इसके अगले सिग्निफिकेंस की बात करूं तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, है ना। जो बाकी जो ऑटोनो जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, है ना, बाकी जो प्रेसिडेंसीज थी, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को हटा दिया गया। रिजल्ट क्या है इसका? ओवर सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि अब सारी पावर गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस और लैक ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जब आपने क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी इसकी पावर खत्म कर दी, तो रीजनल जो वहां के खास जो रिप्रेजेंटेशन था वो खत्म हो गया। अब जो सारा कुछ होने वाला है वो एक सेंट्रल लेवल पे होने वाला है। नाइन्थ जो है वो है इंटेलेक्चुअल एंड लीगल अवेकनिंग इन इंडिया, जिसकी वजह से इसके में क्या होता है, इसमें इंट्रोडक्शन होता है वेस्टर्न लीगल आइडियाज के, कोडिफाइड सिस्टम के, जो कि आगे हेल्प करेंगे ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन और राइज ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, है ना। जिससे आगे जो ये जो वेस्टर्न लीगल आइडियाज हैं, है ना, जैसे हमने पढ़े नियम कानून कुछ, और जो कोडिफाइड सिस्टम, है ना, सारी चीजों को एक व्यवस्थित ढंग से सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखने का, जिसकी वजह से मॉडर्न एजुकेशन के ग्रोथ में हेल्प मिलती है और पॉलिटिकल अवेयरनेस में भी हेल्प मिलती है। अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है मॉडर्न सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन। द एक्ट लेड द आइडियोलॉजिकल बेस फॉर प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि इससे पहले जो जॉब्स हैं वो पैट्रोनेज यानी कि रिकमेंडेशन सिफारिश के हिसाब से लगती थी, पर इसके बाद से मेरिट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के जो आइडियाज हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। अब जो मिलेगा आपको मेरिट के बेस पर मिलेगा, है ना, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर अभी आपको इंडियंस को ये चीजें नहीं मिलेंगी। आगे चल के आप देखेंगे कि 1853 वाले एक्ट में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 समझ में आया है, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो इसमें समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा उसका। ठीक है। एंड टेलीग्राम पे आपको और इंस्टाग्राम पे आपको मैं एक ही नाम से मिलूंगा, इसी बी इनफाइनाइट, फॉलो कर लीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको और भी वीडियोस ऐसे अच्छी लगे तो। ठीक है। एंड पढ़ाई करते रहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और ऐसे भी अगर आप केवल नियम कानूनों के हिसाब से हिस्ट्री के स्टूडेंट, पॉलिटी अगर पढ़ना आपको पसंद है ना, इतिहास जानना आपको पसंद है, क्योंकि ये तो दोनों का हिस्सा है ना, पॉलिटी हिस्ट्री आपको दोनों को हिस्सा है ये। तो पढ़ते रहिए मन लगा के, है ना, मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।